हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से होने वाला है। बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में हम लोग सब्जेक्ट कवर कर रहे थे, बेसिक इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड। उसी का हम लोगों ने दो लेक्चर कवर कर लिए थे। लेक्चर फर्स्ट जो हमारा इंट्रो का था और उसके बाद कुछ ये टॉपिक्स दिए गए थे जिनको हम लोगों ने 3 लेक्चर में क्लासिफाइड किया था। मींस 3 लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों को कवर करना था। तो पहला लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने फूड पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, ये सारी चीजें कवर कर ली थी। इसको इसमें क्या है, इस कंडीशन में कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट फूड पॉइजनिंग क्या होती है, स्नेक बाइट क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके कॉजेस क्या होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि डॉग बाइट और फॉरेन बॉडीज इन वेरियस ऑर्गन। मींस कि आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि जो हमारे डॉग है वो अगर बाइट कर लेता है तो कैसे हमको फर्स्ट एड टेक्निक जो है उसका यूज करके किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। अगर कोई फॉरेन बॉडीज हैं जो हमारे जो शरीर है उसके बहुत सारे अंग हैं, जैसे आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गई, थ्रोट हो गया, इन सब चीजों में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है तो उससे कैसे हमको प्रिवेंट होना है, कैसे हम फर्स्ट एड टेक्निक का यूज करके उससे प्रिवेंट होंगे, इन सारी चीजों को आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ये लेक्चर पूरा देख के जाइएगा और साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। बाकी बहुत सारे बच्चों के डीएम्स आ रहे थे कि सर जो आप ये लेक्चर के पीडीएफ्स बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, ये कौन सी बुक का यूज करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इसमें बहुत सारी बुक्स का यूज करके, अलग अलग बुक्स होती है, कुछ नर्सिंग की बुक होती है, कुछ हमारे पैरामेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है, नेट पे हमको कंटेंट मिलता है। इस तरीके से हम लोग एक अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, देन आपको उस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल पाए और अच्छे से आप समझ पाए। बाकी अगर आप पार्टिकुलर एक बुक की बात करें तो आपका जो बीमलेस का सिलेबस होने वाला है उसके लिए कोई पार्टिकुलर एक बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी सब्जेक्ट की नहीं मिलेगी। सब बुकें आपको अलग अलग खोज के अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप का कंटेंट मिलेगा। तो ऐसी कोई पार्टिकुलर एक बुक नहीं जिसमें आपका बीमलेस का फर्स्ट से लेकर 7 सेमेस्टर तक पूरा सिलेबस दिया हो। एक बुक है गॉडकर का जो आपको आगे यूज होगी। अभी आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है इसमें इसके लिए पार्टिकुलर कोई बुक आपकी नहीं है। बस आप नर्सिंग की कुछ बुकें हैं जिनका यूज करके आप जो अपना कंटेंट है वो पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर 2 होने वाला है जिसमें हम लोग डॉग बाइट के बारे में और फॉरेन बॉडीज इन वेरियस ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा डॉग बाइट के बारे में होगा कि जो डॉग बाइट है वो अगर अगर डॉग बाइट कर लेता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें याद रखनी है और कैसे हमको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है किसी पर्सन को। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं जो आपको समझने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट लिखा है, डॉग बाइट इज एन इंजरी कॉज्ड बाय डॉग टीथ। मींस जब कभी कोई डॉग जो है वो हमें बाइट करता है तो जो उसके टीथ होते हैं उसके द्वारा जो हमारे बॉडी में जो इंजरी कॉज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉग बाइट इंजरी बोलते हैं। ठीक है, अब डॉग बाइट इंजरी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉग बाइट करता है तो अपने टीथ का यूज करता है और जब टीथ का यूज करके वो हमारे बॉडी में कोई निशान बनाता है या कोई डैमेज करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉग बाइट इंजरी कहते हैं। अब ये जो डॉग बाइट इंजरी है लिखा है, इट मे लीड टू इन्फेक्शन, टेटनस और रेबीज, सो इमीडिएट फर्स्ट एड एंड मेडिकल एवोल्यूशन आर एसेंशियल। मतलब अगर डॉग बाइट करता है और हमें इमरजेंसी केयर नहीं प्रोवाइड मिलती है, अच्छे से इलाज प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पर नहीं मिलता, तो ये क्या करती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन लीड करती है, बहुत सारी अदर्स डिजीज या इन्फेक्शन को लीड करती हैं। जैसे कि आपका कोई इन्फेक्शन हो गया, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन कॉज कर देंगी, या फिर क्या टेटनस टेटनस की कंडीशन कॉज कर देंगी, टेटनस जो होती है उसको कॉज कर देंगी। और मोस्ट कॉमनली अगर कोई बाइट करता है डॉग आपके बॉडी में कहीं पर भी, तो अगर आपको उससे इमीडिएटली मेडिकल केयर या मेडिकल एवोल्यूशन नहीं प्रोवाइड होता है तो मोस्ट कॉमनली कॉज्ड डिजीज जो है वो कौन सी है, रेबीज है, जो कॉज हो जाती है ह्यूमन के बॉडी में या पर्सन के बॉडी में जिस पर्सन को डॉग ने बाइट किया है। तो इसीलिए लिखा है कि इट मे लीड टू इन्फेक्शन, टेटनस और रेबीज। मीन्स कि अगर डॉग बाइट करता है तो हमें टेटनस, इन्फेक्शन और रेबीज जैसी कंडीशन देखने को मिलती है बॉडी में। अगर क्या होता है, इमीडिएट फर्स्ट एड और मेडिकल एवोल्यूशन हमें नहीं प्रोवाइड होता है। इसीलिए क्या है, हमें इमीडिएट और इमरजेंसी केयर की नीड होती है जब कोई डॉग बाइट करता है, वही इस पॉइंट में लिखा है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जब डॉग के टीथ से हमें कोई इंजरी होती है तो उसे हम लोग डॉग बाइट इंजरी कहते हैं। अगर डॉग बाइट इंजरी का हम लोग सही से इलाज नहीं करते हैं और प्रॉपर तरीके से एसेंशियल मेडिकल एवोल्यूशन नहीं कराते हैं तो क्या होता है, इन्फेक्शन, टेटनस और रेबीज जैसी डिजीज जो है वो कॉज हो सकती है। बट इसमें जो है रेबीज जो है मोस्ट कॉमनली डिजीज है जो किसी डॉग के बाइट होने के बाद कॉज हो सकती है। ठीक है, अब की पॉइंट्स है कुछ जो आपको याद रखने हैं। तो की पॉइंट्स में ये लिखा है कि इफ यू हैव just been bitten by a dog, immediately wash the wound with soap and running water for 10 to 15 minutes and seek medical attention within 24 hours to prevent life threatening infection like rabies। मतलब क्या है, अगर आपको कोई डॉग बाइट करता है तो आपको क्या करता है, डॉग बाइट करता है तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली क्या करना है, जो आपका डॉग बाइट जहां पे किया है उस एरिया को क्या करना है, रनिंग टैप वाटर से 10 से 15 मिनट के अंदर या 10 से 15 मिनट के लिए वॉश करना है। वॉश करने के
बाद क्या है, आपको 24 आवर्स के अंदर क्या है, मेडिकल इमरजेंसी केयर लेना है, मेडिकल सर्विसेज लेना है और उस चीज से क्या करना है, रिकवर करना है, उस चीज को बचाना है। किस किस लिए बचाना है कि कोई वो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन न कॉज करने पाए, जैसे कि रेबीज होता है, मतलब आपके लाइफ में एबनॉर्मलिटीज आए, लाइफ में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, आपकी जो लाइफ है उसमें कोई डेथ की कंडीशन आ सके, इन सारी कंडीशनों से बचने के लिए क्या है, आपको इमीडिएटली केयर लेना पड़ेगा। और इमीडिएटली केयर अगर आप 24 आवर्स के अंदर ले लेते हैं तो वो आपको प्रिवेंट करेगी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन से, जिसका नाम है रेबीज। ठीक है, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको कभी डॉग बाइट करता है या आपके आसपास किसी को भी डॉग बाइट करता है, फिर लिखा है इवन माइनर पंचर और स्क्रैच फ्रॉम अ डॉग टीथ कैन इंट्रोड्यूस डेंजरस बैक्टीरिया इनटू योर टिश्यू। मींस क्या होता है, अगर कोई माइनर पंचर या स्क्रैच होता है, कभी कभी डॉग क्या करते हैं, स्क्रैच कर देते हैं, मतलब अपने जो नेल्स होते हैं पैरों के, उनसे अगर आपको स्क्रैच हुआ है या उनके टीथ से आपको थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, तो क्या करना है, आपको इमीडिएट केयर लेना है। क्यों इमीडिएट केयर लेना है, क्योंकि जो हमारे डॉग्स होते हैं उनके जो पैर होते हैं, इनमें सब में क्या होता है, बहुत सारी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी में चलते हैं। और हमारे बहुत सारे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जिनका जो रहना खाना पीना है वो क्या होता है, मिट्टी में ही होता है। तो अगर ये स्क्रैच करते हैं तो क्या करना है, आपको इमीडिएट केयर लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी, जो टेटनस डिजीज जो है, टेटनस कंडीशन जो उसे कॉज करती है। तो अगर आप इमीडिएट केयर नहीं लेंगे, इमीडिएट सर्विस नहीं लेंगे, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगी और आपके टिश्यू को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, ये की पॉइंट्स है, बाकी ये दो है पॉइंट जो आपको इंट्रो में लिखना है। फिर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं अगर कोई बाइट करता है आपको, जो मतलब डॉग है, तो क्या होगा, आपके बाइट मार्क्स ऑन पंक्चर वुंड्स, मतलब कि आपको जहां पे उसने बाइट किया है वहां आपको उंड देखने को मिलेगा। ठीक है, पेन एंड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, बहुत अगर डीप बाइट किया है तो वहां पे आपको पेन लगेगा, ब्लीडिंग, आपको खून बहता हुआ दिखाई देगा, ब्लड बहता हुआ दिखाई देगा। फिर लिखा है शाइलिंग एंड रेडनेस, तो आपको पता है कि शाइलिंग और रेडनेस हो जाएगी उस एरिया में। और क्या है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर आप इमीडिएट केयर नहीं लेते, इमरजेंसी केयर नहीं लेते विद इन 24 आवर्स, तो क्या है, आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि टेटनस हो गया, रेबीज हो गया, और सारी डिजीज या इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं। फिर क्या है, फीवर आ सकता है आपको, मतलब ये भी सिम्टम देखने को मिलेगा, किसी डॉग बाइट करता है तो बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारे पेशेंट को क्या है, फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे साइन और सिम्टम्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं अगर कोई डॉग बाइट करता है तो। फिर क्या है आपका, आप क्या है, आपके जो सिलेबस में दिया उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड स्टेप्स कौन से होते हैं। जो कोई डॉग अगर बाइट कर लेता है तो हमें कौन सी फर्स्ट एड टेक्निक्स है, कौन से स्टेप्स हैं जिनका यूज करना चाहिए। तो अभी जो अब आपने इंट्रो में पढ़ा था क्या है, कि फर्स्ट एड जो होता है इमीडिएट केयर होती है और इमरजेंसी केयर होती है। तो आपको इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं अगर आप किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को जिसको डॉग ने बाइट किया। ठीक है, क्या करना है आपको, वॉश द वुंड विद सॉप एंड रनिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 15 मिनट। मतलब क्या है, आपको जो भी वुंड है जहां पे डॉग ने बाइट किया उसको क्या करना है, 10 से 15 मिनट के लिए क्या करना है, वॉश करना है रनिंग टैप वाटर से। फिर क्या है, अप्लाई करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, मतलब कि जो आप क्लीन करने के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं, स्प्रिट हो गया, कॉटन हो गया, उन दोनों को मिक्स करके क्या करना है, आपको वॉश करना है, उस एरिया को अप्लाई करना है कि उस एरिया से थोड़ा सा मतलब वो क्लीन हो जाए। फिर क्या करना है, कवर द वुंड विद स्टाइल ड्रेसिंग। अब आपको क्या करना है, ड्रेसिंग का यूज करना है। ड्रेसिंग वही जो आपकी पट्टी होती है, जो आपकी फर्स्ट एड बॉक्स जब आपको मैंने बताया था उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें बहुत सारी पट्टीज होती हैं जिनका यूज करके क्या करते हैं हम लोग, क्या कवर करते हैं उंड को। ठीक है, अब आपका उंड कवर हो गया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सीक मेडिकल केयर फॉर टेटनस वैक्सीनेशन एंड रेबीज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस इफ रिक्वायर्ड। क्या करना है, आपको उसको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में भेजना है जहां क्या हो, उसको टेटनस वैक्सीन और रेबीज की वैक्सीन क्या है उसको लग जाए, जिससे कि क्या हो, उसको जो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है वो उसकी बॉडी में या उसके शरीर में ना कॉज हो पाए। और इस तरह से फर्स्ट एड के स्टेप्स को फॉलो करके आप उस पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे और इस तरह से उस पेशेंट की केयर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना फर्स्ट एड टेक्निक देने के दौरान बहुत जरूरी होता है। तो आपको क्या करना है, वॉश करना है उनको इमीडिएटली और अप्लाई करना है एंटीसेप्टिक्स को। फिर क्या करना है, क्लीन ड्रेसिंग जो है, ऐसा ड्रेसिंग मत यूज करना जो क्या हो, कंटामिनेटेड हो या गंदा हो। आपको क्या करना है, क्लीन ड्रेसिंग का यूज करना है और उसको इमीडिएटली क्या करना है, हॉस्पिटल में विजिट कराना है, जिससे उसकी टेटनस और रेबीज की जो वैक्सीन है वो लग सके। और जब टेटनस और रेबीज की वैक्सीन उसके बॉडी में जाएंगी तो वो क्या करेंगी, उसके बॉडी में एक इम्यून सिस्टम क्रिएट करेंगी, जो इम्यून सिस्टम जो है वो उस लेवल की बैक्टीरिया, उस लेवल की पैरासाइट वायरस से जो क्या करना करेगा, फाइट करेगा और उस पेशेंट को बचाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है और आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि क्या आपको नहीं करना है। जैसे कि क्या है, डू नॉट इग्नोर इवन अ स्मॉल बाइट, मतलब अगर ऐसा क्या है हुआ है कि पेशेंट जो है, पर्सन जो है, उसको स्मॉल बाइट किया डॉग ने, तो आप इग्नोर कर दें कि अरे रहने तो हो जाएगा, ठीक है ऐसे ही, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर तरीके से जो चीजें मैंने बताई हैं उन चीजों को क्या करना है, फॉलो करना है, फर्स्ट एड के स्टेप्स, और उसको क्या करना है, मेडिकल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में उसको रेफर करना है, पहुंचाना है। ठीक है, फिर लिखा डू नॉट अप्लाई सॉइल टर्मिक और अदर ट्रेडिशनल रेमेडीज, मतलब जैसे कि तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, या फिर कोई मिट्टी हो गई, या ट्रेडिशनल रेमेडीज मतलब जो घरेलू दवाएं नुस्खे होती हैं, उन सारी चीजों को आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, और इमीडिएट मेडिकल केयर को प्रोवाइड करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है विदाउट एनी डिले। वही
लिखा है डू नॉट डिले मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है फर्स्ट एड प्रोवाइड करने में किसी पेशेंट को अगर उसको डॉग बाइट करता है तो। अब क्या बात करते हैं, अब इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन पता होना चाहिए, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर हम किसी जो मतलब पेशेंट है या पर्सन है उसको सही से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट या प्रॉपर तरीके से फर्स्ट एड केयर नहीं प्रोवाइड करते। तो रेबीज जैसी बीमारी हो सकती है, टेटनस जैसी कंडीशन हो सकती है, उंड इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब उस घाव के कारण जो है इन्फेक्शन हो सकता है, सेलेलाइटिस हो सकता है। इन सारी डिजीज ये सारे हैं जो आपके बॉडी में कॉस्ट हो सकती है अगर आप जो डिजीज को अच्छे से, जो आपको मतलब डॉग ने बाइट किया है उसको अच्छे से केयर नहीं करते हैं, अच्छे से प्रॉपर तरीके से मेडिकल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, तो इन सारी कंडीशन आपके बॉडी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन से जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे ये लिखा है सेलाइटिस जो है उसमें ये होता है कि त्वचा और उसके नीचे जो टिश्यू होते हैं उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब टिश्यू में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलाइटिस बोलते हैं। तो इन सारी कंडीशन देखने को मिलती है अगर हम प्रॉपर तरीके से पेशेंट की केयर नहीं करते और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। अब आपको प्रिवेंशन कैसे करना है, किसी डॉग से बाइट होने से कैसे बचना है, कैसे उस डिजीज से आपको प्रिवेंट होना है, तो क्या लिखना है, लिखा है अवॉइड कॉन्टेक्ट विद स्ट्रे और एग्रेसिव डॉग। मतलब क्या है, एग्रेसिव डॉग्स होते हैं जो बहुत गुस्सैल होते हैं, मतलब बहुत हाइपर होने की होते हैं, उन सारे डॉग से क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, उनसे दूरी बना के रखना है। और क्या है, जो भी आपके अगर घर में वैक्सीन आप पेट पाल रखे हैं, डॉग पाल रखे हैं, तो उसको क्या है, उसको वैक्सीनेशन करा के रखना है। रेबीज की वैक्सीन होती है जो आपको क्या करना है, डॉग पर लगवा के रखना है कि अगर वो किसी पेशेंट को या वो अगर किसी पर्सन को काटता है तो उसको रेबीज जैसी बीमारी ना हो पाए। ठीक है, सुपरवाइज चिल्ड्रन अराउंड एनिमल्स। ठीक है, अब जो आपके एनिमल्स हैं उनके अराउंड में क्या करना है, आपको जो चिल्ड्रंस हैं उनका क्या करना है, सुपरवाइज करके रखना है, मतलब कि उनको उनके आस-पास ज़्यादा नहीं रहने देना। ठीक है, जिससे कि क्या हो, उनको डॉग बाइट ना कर पाए और उनकी जो डॉग बाइट की कंडीशंस हैं वो ना होने पाए। ठीक है, देख रेख रखना है आपको अराउंड उसके जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं, एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं उनके आर बगल आपको क्या करना है, अराउंड आपके देख रेख रखना है, सुपरवाइज करते रखना है। ठीक है, और आपके जो भी बच्चे हैं उनको भी आपको चिल्ड्रंस जो है, मतलब आपके बच्चे हैं जो, उनको भी जो डॉग के बच्चे होते हैं उनसे क्या करना है, दूर रखना है, उनसे बचा कर रखना है। ठीक है, तो इन सारी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो डॉग आपको बाइट नहीं करेगा, और डॉग बाइट नहीं करेगा तो डॉग बाइट इंजरी आपकी बॉडी में नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है जिसको आप लोग याद रखिएगा, और ये अगर एग्जाम में पूछता है तो आप नोट पॉइंट डाल के एक ऐसे डिब्बा बना के, ऐसे ऐसे बढ़िया डिब्बा बनाना है ऐसा अच्छा था, और उस पे नोट पॉइंट डालना, फिर ऐसे करना, और यहाँ पे BITE लिखना, इधर आपके जो मतलब इसका फुल फॉर्म होता है वो सारी लिखना। 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में आपकी डायरेक्ट हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बी बाइट याद रखना, बाइट ऑफ डॉग बाइट, बाइट्स इसीलिए मैंने बाइट वर्ड यहाँ यूज किया। तो बाइट का मतलब होता है बात वाज द वुंड, मतलब वाज को आप करना है, वुंड को फिर करना है इंस्पेक्ट द इंजरी, इंजरी जो है उसको इंस्पेक्ट करना है, उसका पता लगाना है, उसको मतलब उसको वाश करके अच्छे से क्लीन करके रखना है। फिर लिखा टी से टेटनस वैक्सीनेशन इफ नीडेड, अगर टेटनस वैक्सीन नहीं लगी है उस पेशेंट को, इस पर्सन को, तो उसको क्या करना है, टेटनस वैक्सीन लगाना है। ई करना है इवल्यूट फॉर रेबीज एंड सीक मेडिकल केयर, मतलब कि रेबीज वैक्सीन भी उसको इवल्यूशन कराना है, और रेबीज बीमारी ना हो इसके लिए क्या करना है, बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना है, टेस्ट करा के पता करना है, और फिर क्या करना है, सीक मेडिकल केयर उसको प्रोवाइड करना है, जिससे क्या हो, पेशेंट की अच्छे से केयर हो पाए और पेशेंट को एक प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मिल पाए, फर्स्ट एड केयर मिल पाए, जिससे उसको जो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है वो ना हो पाए। अगर इन सारी चीजों को आप फॉलो करते हैं, इन सारी चीजों की बातों को ध्यान रखते हैं, तो जो भी आपको बाइट करता है डॉग, उससे आप किसी पर्सन को बचा सकते हैं फर्स्ट एड प्रोवाइड करके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो ये था कि फॉरेन बॉडीज इन वेरियस ऑर्गन। तो फॉरेन बॉडीज, आपको ये वर्ड थोड़ा नया लग रहा होगा क्योंकि आपने अभी तक 12th तक पढ़ा होगा, तो आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा। बट फॉरेन बॉडीज का मतलब ये होता है कि जो बाहरी चीजें होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन बॉडीज कहते हैं। फॉरेन बॉडीज में जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई ऑब्जेक्ट्स हो गया, कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई, सॉइल हो गया, डस्ट हो गया, ये सारी क्या है, बाहरी चीजें। फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब ये हुआ, फॉरेन बॉडीज का मतलब ये हुआ कि कोई बाहरी चीज जो आके हमारी बॉडी में इंटर हो, और इंटर होने के बाद हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन या कोई डिजीज कॉज करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन बॉडीज कहते हैं। ठीक है, फॉरेन बॉडीज का मतलब होता है, वही लिखा है, अब फॉरेन बॉडीज एनी, क्या लिखा है, अब फॉरेन बॉडीज एनी अनवांटेड ऑब्जेक्ट दैट एंटर्स और गेट्स स्टक इन द बॉडी। मतलब क्या है कि फॉरेन बॉडीज जो होती है अनवांटेड ऑब्जेक्ट होती है, जैसे कि आपकी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया। ऑब्जेक्ट की बात करें तो जैसे कि बहुत सारी आपकी कंटामिनेटेड चीजें हो गई जो आपके ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करती हैं, डस्ट हो गया, सॉइल हो गया, ये सब क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, और ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, किसके थ्रू, आई के थ्रू, एयर के थ्रू, नोज के थ्रू, थ्रोट के थ्रू, स्किन के थ्रू, और आपकी बॉडी में क्या करते हैं, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन बॉडीज बोलते हैं। अब लिखा है इट कैन कॉजेस पेन, इरिटेशन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग। मतलब क्या है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, ये आपकी बॉडी में जब इंटर करते हैं तो बहुत सारे कॉजेस और डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि पेन हो गया, इरिटेशन हो गया, ब्लीडिंग हो गया, इन्फेक्शन
इन्फेक्शन हो गया, डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग हो गया। तो आपको सिंपल टर्म में समझाऊं, अगर आप कहीं धूल मिट्टी में काम करते हैं तो क्या होता है, आपको जो है जुकाम होता है कि नहीं होता, जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत होती है कि नहीं दिक्कत होती है। तो जो आप मिट्टी में काम कर रहे हैं उसके जो कण है, डस्ट है, वो आपके अंदर इंटर कर रही है कि नहीं कर रही, किसके थ्रू इंटर कर रही है, नोज के थ्रू इंटर कर रही, तो आपकी बॉडी में एंटर हुई, आपकी बॉडी में उसने इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या डिजीज को कॉज किया, जिसके कारण आपको बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिले, जैसे ब्रीथिंग देखने को मिली, जुकाम हो गया। तो ये सारी चीजें आपको किसके द्वारा होती है, फॉरेन बॉडीज के द्वारा होती है। इन फॉरेन बॉडीज से हमको कैसे बचना है, और अगर कोई फॉरेन बॉडी इंटर होती है तो उसको कैसे हम लोगों को हैंडल करना है, कैसे उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, यही आपके सिलेबस में दिया गया, इसीलिए इस चीज मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। फिर लिखा है इसमें फर्स्ट एड हेल्प प्रिवेंट फर्दर इंजरी एंड प्रोवाइड्स इमीडिएट केयर अंटिल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल। मतलब फर्स्ट एड क्या होती है, जो हमारी इमरजेंसी केयर और इमीडिएट केयर प्रोवाइड करती है। जब तक हमें क्या है, एक अच्छी मेडिकल सर्विस नहीं प्रोवाइड होती, तब तक वो क्या कर रही है, फर्स्ट एड हमें हेल्प करती है एक इमीडिएट और इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये 4-5 पॉइंट्स जिससे आपको इंट्रो में काम करेंगे, आप इंट्रो हेडिंग डाल के ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे, तो आपके नाम, मार्क्स और आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन, आंसर शीट की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से साइन होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके ये डिपेंड करता है साइड पे कि किस साइड पे आपके जो फॉरेन बॉडीज हैं वो इंटर हुए हैं, किस साइड के पर आपके फॉरेन बॉडीज इफेक्ट कर रही हैं। अगर आई के थ्रू आपकी फॉरेन बॉडीज इंटर होती है तो आपको पेन, रेडनेस, क्या है, पेन, रेडनेस और वाटरिंग, ब्लडी विजन, ये सारी चीजें आपको क्या है देखने को मिलेंगी। अगर एयर के थ्रू होती है तो पेन एयर में देखने को मिलेगा, हियरिंग डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी, बजिंग देखने को मिलेगी, मतलब गूंज आपके कान में लगेगी, हेयरिंग डिफिकल्टीज, सुनने में प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा। नोज के थ्रू अगर इंटर होते हैं फॉरेन बॉडीज तो आपको ब्लॉकेज देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगी, फॉइल सॉइल डिस्चार्ज देखने, सॉइलिंग स्मेलिंग डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो इन सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे अगर नोज के थ्रू आपकी बॉडी कोई फॉरेन बॉडी इंटर होती है। थ्रोट स्वैब मतलब जो गला होता है उसके थ्रू अगर आपके इंटर होती है तो चॉकिंग, कॉकिंग, डिफिकल्टीज ब्रीथिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको, ये सारे साइन सिम्टम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप साइड हेडिंग डालिएगा, सिम्टम्स हेडिंग डालिएगा और ऐसे लिख के आएगा जैसे मैंने इसमें चार्ट ऐड किया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर होती है वो कैसी भी साइड के थ्रू, तो उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे उस चीज से हम लोग बचेंगे और कैसे हम लोग उसको इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करके उस चीज से रिकवर होने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये फ्लो चार्ट ऐड किया जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग उससे बचना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जैसे कि अब आपको इसको थोड़ा चार्ट अच्छे से थोड़ा समझ लीजिएगा जिससे आपको फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करेंगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई साइड, मतलब कि क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस साइड से हमारे फॉरेन बॉडीज जो है वो एंटर हुए हैं। केयरफुली चेक वेयर द फॉरेन बॉडीज इज लॉर्ड, मतलब किस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से आपके फॉरेन बॉडीज एंटर हुए, आई से हुए, ईयर से हुए, थ्रोट से हुए, नोज से हुए। फिर क्या करना है, डू नॉट फोर्स रिमूवल, डू नॉट ट्राई टू रिमूव द फॉरेन बॉडी एज इट्स में काजेज मोर इंजरी और फर्स्ट इट डीपर, मतलब क्या करना है आपको फर्स्ट एड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई चीज शरीर घाव में फंसी हुई है तो क्या करना है, जबरदस्ती खींच कर निकालने की कोशिश आपको नहीं करना है। मतलब अगर आपके कोई, मतलब जैसे कोई आपको घाव है कहीं पे आपके आई में, जैसे कोई आई है तो उसमें क्या है आपका बहुत बार क्या होता है, कोई जो आपके बाइक चला रहे होते हैं कि कीड़ा आपके आई में चला जाता है तो क्या होता है, आई में रेडनेस आ जाती है। अब उस जो कीड़ा गया है आपके आंख में उसको क्या करना है, बहुत मतलब ऐसा नहीं करना है कि उसको इस तरह से आप निकालें कि आपके आई में कोई डैमेज हो जाए, उसको बहुत ही केयरफुली क्या करना है, आपको रिमूव करना है। फिर क्या करना है, गिव एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड, तो गिव एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड जो है इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू साइड देंगे, अभी आगे हम लोग बात करेंगे। फिर क्या करना है, सीक मेडिकल इफ नीडेड, अगर मेडिकल कंडीशन की नीड है, मेडिकल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की नीड है तो आपको वहां पे ट्रांसफर करना है। ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है। देन आपको क्या करना है, साइड पे आपके डिपेंड होगा कि आप उसको कैसे फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करेंगे। अपने साइड सेलेक्ट कर ली। अब आपको पता है एयर में अगर आपकी कोई चीज है, फॉरेन बॉडीज है वो इंटर हुई तो क्या करना है, सबसे पहले आपको आई जो है आपकी उसको क्या करना है, वॉश करना है क्लीन वाटर से या सेलाइन से। फिर क्या करना है और आपको ध्यान रखना है कि उस आई को ज्यादा रब नहीं करना, ठीक है। फिर उसमें मेडिकल केयर आपको प्रोवाइड करना है, जो मेडिसिन होती है, आई ड्रॉप्स होती है, उनको प्रोवाइड करना है जिससे आपको जो आई है वो ठीक हो जाए। पर आपको सबसे पहले क्या करना है, रिंस करना है आई को और क्लीन वाटर से, ठीक है। आप क्लीन वाटर से आप अपनी आंख को धुल ले, अभी आपकी आंख में कीड़ा जाता है तो आप क्या करते हैं, रब करते, पर हमें रब नहीं करना चाहिए, उसको वॉश करना चाहिए। वॉश करने से क्या होगा, आपका जो कीड़ा गया है वो बाहर हो जाएगा और आपके जो आई है उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। फिर एयर की बात करते हैं तो एयर क्या है, डू नॉट इंसर्ट कॉटन बड्स और शार्प ऑब्जेक्ट, अगर आपके ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि प्रॉब्लम है कान में तो आपको उसमें कॉटन बड्स जो होता है, शार्प ऑब्जेक्ट्स क्या है उसको एंटर नहीं करना है, उसको आपको उसमें नहीं डालना है। फिर लिखा टिल्ट द हेड इफ द ऑब्जेक्ट इज लूज, क्या है आपको ऑब्जेक्ट जो है उसको नहीं, मतलब आपको एंटर नहीं करना है। और फिर क्या करना है, टिल्ट करना है आपको हेड को, जो अगर ऑब्जेक्ट जो है जिस ऑब्जेक्ट का आप यूज कर रहे हैं वो क्या है, लूज है, ठीक है। फिर लिखा विजिट अ हेल्थ केयर फैसिलिटी इफ डज नॉट कम आउट, मतलब अगर आपके जैसे आपका कान है उसमें कोई अगर मतलब चीज आपकी एंटर हो गई और आपको क्या करना है उसमें कॉटन बड्स जो है शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालनी है, आपको क्या करना है, हेड को थोड़ा डाउन करना है और लूज ऑब्जेक्ट जो है उसको उसमें इंसर्ट करना है। अगर वो जो आपकी चीज अंदर गई है वो आसानी से निकल आई तो ठीक है, अगर ज्यादा ऐसा आपको डीप करना पड़ रहा है तो आपको वो चीज नहीं करनी है।
आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी लेनी है, उसके थ्रू आपका अपना जो है इलाज कराना है, अपना जो मतलब केयर है वो करनी है, बट आपको ज़्यादा उससे छेड़खानी नहीं करनी है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपकी नोज़ की कंडीशन है, नोज़ के थ्रू आपका कुछ कोई फॉरेन बॉडीज़ एंटर हुआ है, तो क्या करना है, आस्क द पर्सन टू ब्रीथ थ्रू द माउथ, मतलब क्या है, पर्सन से आस्क करना है कि वो माउथ के थ्रू क्या करे, ब्रीथ ले। फिर लिखा एनकरेज जेंटली ब्लोइंग इफ एप्रोप्रिएट, ठीक है? आपको क्या करना है, जेंटली क्या करना है, ब्लोइंग करना है। अ, अगर आपको एप्रोप्रिएट कंडीशन लग रही है, तो आपको क्या करना है, जेंटली क्या करना है, आपको ब्लोइंग करना है। अब ब्लोइंग क्या होता है, तो ब्लोइंग जो वर्ड है उसका मतलब है फूंक मारना है या हवा देना है उसको। अगर आपको मतलब आप पर्सन से कहेंगे कि वो माउथ के थ्रू ब्रीथ ले, अगर वो ब्रीथिंग आपको अप्रोप्रिएट लग रही है, इंक्रेज लग रही है, और क्या है, तो आपको क्या करना है, इंक्रेज नहीं लग रही है, तो आपको एप्रोप्रिएट कंडीशन में क्या करना है, फूंक मारना है, हवा देना है, जो आपका घाव है या जो वुंड है उस पर, ठीक है? फिर डू नॉट इंसर्ट इंस्ट्रूमेंट इनटू द नोज़, मतलब आप नोज़ में थोड़ा हवा दे सकते हैं, मतलब फूँक मार सकते हैं, बट क्या है, आपको नोज़ के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, उसको इंसर्ट नहीं करना है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए। अगर आपके कभी नोज़ में मतलब ऐसा लगता है कि कुछ फँसा हुआ है या कुछ, तो आपको क्या करना है, माउथ के थ्रू ब्रीथ लेना है और धीरे से नाक से थ्रू छोड़ना है। बट आप, और अगर आपके मतलब जो है उसमें हवा मार सकते हैं, फूँक मार सकते हैं नोज़ में, बट आपको इंस्ट्रूमेंट कोई इंसर्ट नहीं करना है नोज़ में, ठीक है? फिर यही है, आपका नोज़ की अगर कंडीशन होती है, तो आप कैसे फर्स्ट एड केयर, अगर थ्रॉट की कंडीशन होती है, चॉकिंग की कंडीशन होती है, तो आप कैसे फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करेंगे और कैसे उन सारी चीज़ों को केयर करेंगे। लिखा है एनकरेज द पर्सन टू कग इफ दे कैन ब्रीथ, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है जो सांस नहीं ले पा रहा है और खांस पा रहा है, मतलब टॉकिंग कर रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, मतलब खांस रहा है पर सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसे क्या करना है, खांसने के लिए इंकरेज करना है। मतलब इंकरेज का मतलब ये है, खांसने के लिए उसे बोलना है कि वो और खांसे, जिससे कि क्या हो, उसकी जो थ्रॉट में जो उसकी नज्ल कैविटी है और जो उसकी थ्रॉट कैविटी है, उसमें जो भी चीजें फंसी वो क्या हो, बाहर आ जाए। खांसी क्या है, शरीर का एक नेचुरल तरीका है, और अगर खांसी, अगर वो खांसेगा तो क्या होगा, उससे जो वस्तु, जो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट उसकी चीज में मतलब थ्रॉट में फंसी होगी, वो क्या है, बाहर निकल जाएगी, और इस तरह से उसको क्या है, रिलीफ मिल जाएगा। फिर लिखा है इफ सीवियर चॉकिंग अकर्स फॉर परफॉर्म एब्डोमिनल थ्रस्ट इन एडल्ट्स इफ ट्रेंड एंड कॉल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, मतलब कि ये है कि अगर कोई मतलब कगिंग करने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है और कगिंग नहीं कर पा रहा है वो सही से, तो क्या है, किसी ट्रेंड व्यक्ति से क्या कराना चाहिए, एब्डोमिनल थ्रस्ट कराना चाहिए। एब्डोमिनल थ्रस्ट का मतलब क्या ये है कि क्या पेट पर जो है वो क्या करना है, दबाव देना, पेट पे प्रेशर प्रोवाइड करना, जिससे क्या हो, उसकी जो फंसी हुई वस्तु है उसके थ्रॉट में, वो क्या हो, बाहर निकल पाए, उसको करवाना तो है। मतलब अगर खांसी नहीं ले पा रहा है, तो एब्डोमिनल थ्रस्ट देना, पर कैसे पर्सन से देना, ट्रेंड पर्सन से देना, जिसको मतलब ट्रेंड हो, ऐसा नहीं कि वो पेट को दाब दे और उसको दिक्कत हो और दूसरी प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसको क्या करना है, आराम आराम से पेट दाबना है, जिसके कारण क्या हो, उसके जो एब्डोमिनल पे प्रेशर पड़े और उसके थ्रॉट में जो चीज फंसी हुई वो बाहर निकल पाए। तो इन सारी, अगर ये नहीं होता है तो आपको क्या करना है, इमरजेंसी मेडिकल केयर सर्विस को कॉल करना है। और कंडीशन क्या, और क्या कर सकते हैं, सीपीआर इफ द पर्सन बिकम अनकॉन्शियस एंड यू आर ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड है, आपको पता है, आपको सारी चीजें पता है कि सीपीआर कैसे देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसकी टेक्निक्स के बारे में आपको पता है, तो आप पेशेंट को क्या है, सीपीआर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो बेहोशी की कंडीशन में है तो, ठीक है? तो इन सारी तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई फॉरेन बॉडीज हमारी बॉडी में एंटर होता है, किसके थ्रू, नोज के थ्रू, ईयर के थ्रू, आई के थ्रू, थ्रॉट के थ्रू। तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी डू और डज, आपको डू और डोंट्स भी आपको बता देता हूँ कि किन बातों को आपको करना है, किन बातों को नहीं करना है। स्टे काल्म, मतलब आपको क्या है, घबराना नहीं है, काल्म रहना है। रिंस द आई विद क्लीन वाटर इफ नीडेड, अपने आंख को क्या करना है, क्लीन वाटर से वॉश करना है अगर नीड है तो। और क्या करना है, इंकरेजिंग कगिंग फॉर थ्रोट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर पेशेंट को कगिंग हो रही है तो उसको कगिंग के लिए इंकरेज करना है कि उसकी जो थ्रोट में चीजें फंसी हुई है वो बाहर आ जाए। फिर लिखा है सीक मेडिकल हेल्प इफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रिमूव सेफ्टली, अगर कोई भी बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट कोई फंसती है या कोई चली जाती है और वो सही से रिमूव नहीं हो रही है, तो उसको में ज्यादा कोशिश हमें खुद से नहीं करनी होती है, मेडिकल सर्विसेज हमें लेकर उस चीज को, ऑब्जेक्ट को रिमूव करना होता है, ठीक है? अब कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, तो आपने अगर पढ़ा है सही से तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी चीज आपको नहीं करनी चाहिए। क्या करना है, शार्प ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट नहीं करना है रिमूव करने के लिए फॉरेन बॉडीज को, और आई को ज्यादा रब नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को डीप पुश नहीं करना है, डीप इंसर्ट नहीं करना है किसी बॉडी पार्ट के अंदर, और फोर्स पूर्वक किसी चीज को आपको नहीं रिमूव करना है। और विदाउट फोर्स, विदाउट जीरो प्रेशर, थोड़ा थोड़ा प्रेशर देके आप चीजों को रिमूव कर सकते हैं, पर ज्यादा फोर्स देके आपको चीजों को रिमूव नहीं करना है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे, और अगर आप इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और इमरजेंसी केयर, फर्स्ट एड केयर, मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं करते हैं पेशेंट को, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो आपके बॉडी में, आप पर्सन की बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, विजन और हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब देखने और सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है,
है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जो एयरवे हैं उनमें जमाव होने के कारण थ्रोट स्वैप में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज देखने को आपको मिलेंगी। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन बॉडी इंटर ना होने पाए। इससे आप प्रिवेंट कैसे होंगे, तो लिखा कीप स्मॉल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, मतलब जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं, उनको क्या करना है, उनको आपको चिल्ड्रन से दूर रखना है। बहुत बार क्या होता है, चिल्ड्रन से आपके जो होते हैं वो क्या करते हैं, चीजों को लेते हैं और अपने आंख में या फिर नोज में या फिर माउथ में क्या करने इंसर्ट कर लेते हैं, जिससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी चीजों को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को दूर रखना है चिल्ड्रन से। वियर प्रोटेक्टिव आई वियर ड्यूरिंग वर्क, अगर आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिससे आपके आंख को नुकसान हो, तो आपको आई वियर, सनग्लासेस, ये सारी चीजें पहन के रखनी है। अवॉइड प्लेसिंग ऑब्जेक्ट इन द नोज और ईयर्स, मतलब क्या है, नाक और कान के पास जो खतरनाक चीजें हैं, जो आपकी हानिकारक चीजें हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, आपको अवॉइड करके रखना है। च्यूइंग फूड स्लोली टू रिड्यूस चॉकिंग रिस्क, मतलब आपको जो भी आप फूड भोजन खा रहे हैं उसको क्या करना है, आपको च्यूइंग कर रहे हैं, चबा रहे हैं, उसको क्या करना है, स्लोली स्लोली चबाना है, जिससे कि अच्छा तरीके से वो आपके बॉडी के अंदर एंटर हो और आपके बॉडी में किसी फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट होने के कारण जो डिजीज हो रही है, जो कंडीशन हो रही है, वो न कॉज होने पाए। तो इन सारी चीजों का अगर ध्यान रखते हैं आप, तो आपकी जो है वो फॉरेन बॉडीज आपकी बॉडी में एंटर नहीं हो पाएंगी और आप जो है वो प्रिवेंट हो पाएंगे किसी भी ऐसी चीज से जो आपकी फॉरेन बॉडीज के रूप में आपकी बॉडी में एंटर होती है और आपकी बॉडी में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज कंडीशन लाती है। ठीक है, अब एक वर्ड है जिसको याद रखें आप, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो याद रख सकते हैं, जिसका नाम है शेप। ठीक है, शेप का मतलब एस फॉर स्टे काल्म, ए फॉर एसेस द लोकेशन, किस लोकेशन के थ्रू आपका फॉरेन बॉडी इंटर हो रहा है, एफ फॉर फॉलो सेफ रिमूवल मेथड इफ एप्रोप्रिएट, आप जिस भी एप्रोप्रिएट साइड के थ्रू आपकी बॉडी में इंसर्ट हो रहा है उसको क्या है, सेफ तरीके से रिमूव करने के लिए शेप प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। अगर आपको इमरजेंसी केयर की नीड हो तो वो आपको लेनी है और इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करके, इमरजेंसी केयर टेक करके आपको क्या है उस चीज से प्रिवेंट होना है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे और ऐसे तरीके, इस तरीके से आप फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड कर सकते हैं किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को, अपने घर के किसी सदस्य को, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने क्लासमेट तक भेजना है। बाकी एक लेक्चर और बचा है हमारा यूनिट फर्स्ट का, जो हम लोग 2-3 कल या परसों में कवर कर लेंगे। इस तरह से हमारी यूनिट फर्स्ट भी खत्म हो जाएगी। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।